हम दोस्तों मुगल वंश के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, जिसका दोस्तों शासनकाल रहा 1526 से 87 तक का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब मुगल वंश की। दोस्तों मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत की युद्ध की लड़ाई के बाद हुई। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, अप्रैल 1526 में। तो दोस्तों उसी के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस युद्ध में दोस्तों जीत के बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ, यानी कि सल्तनत काल समाप्त हो गया और सल्तनत का शासन खत्म हो गया। उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, जब इब्राहिम लोदी की हार हुई और दोस्तों बाबर जीत गया। तो दोस्तों बाबर के जीतने के बाद में ही यहाँ पर क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और मुगल वंश का दोस्तों शासन प्रारंभ हो गया। जिसके बाद दोस्तों करीब 18वीं शताब्दी यानी कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पर ये एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो दोस्तों भारत देश है वो दोस्तों एक स्वयं दोस्तों एक महाद्वीप की तरह कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों महाद्वीप के ऊपर जो दोस्तों परिस्थितियाँ पाई जानी चाहिए वो सभी परिस्थितियाँ आपको दोस्तों भारत देश में देखने को मिलेंगी। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर की तरफ बर्फ, नीचे दोस्तों समुद्र से अटैच राज्य मिलेंगे और बीच के अंदर दोस्तों मैदानी भाग मिलेगा। ये सभी दोस्तों यानी कि एक महाद्वीप में जितनी भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप के अंदर दोस्तों जितनी विशेषताएं हैं वो अकेले दोस्तों भारत के अंदर हैं, इसलिए दोस्तों भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय महाद्वीप या दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक यानी कि 18वीं शताब्दी तक देश में दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक दोस्तों मुगलों ने दोस्तों क्या किया, भारत पर राज किया। इसके बाद हम बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों का राज आने तक दोस्तों क्या किया था, भारत में मुगलों ने अपना राज्य चलाया, मुगलों ने दोस्तों अपना शासन चलाया। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों जो बाबर था उसी के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद में बाबर की जीत हुई और दोस्तों इसने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, बाबर को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब दोस्तों वर्तमान समय में फरगना कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों भारत की जो स्थिति है उसको इधर दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ऊपर ही दोस्तों उज्बेकिस्तान है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जन्म हुआ था बाबर का 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतलुग निगार खानुम मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खान की वंशज थी। दोस्तों 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासन बना था। फरगना के शासक दोस्तों बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में बन गए थे, क्योंकि 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब बाबर 11 वर्ष के थे। इसके बाद में ये फरगना के शासक बने। बाबर के प्रारंभिक संघर्ष की अगर हम बात करें तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों इसमें असफल रहा, यानी कि बाबर की हार हुई। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर 100 दिन के लिए, मात्र 100 दिन के लिए दोस्तों ये समरकंद को जीत के वहाँ पर शासन चला सका। 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद जीता। इस बार 8 महीने के लिए दोस्तों इसने क्या किया, शासन किया। प्रथम बार में दोस्तों इसने 100 दिनों के लिए शासन कर पाया था। उसके बाद दोस्तों 1501 में इसे पुनः समरकंद को दोस्तों हराना पड़ा। उसके बाद 8 महीने दोस्तों बाबर ने शासन किया। इसके बाद हम बात करें 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को दोस्तों किसने जीता था, दोस्तों बाबर ने जीता था, काबुल और गजनी को जीता। इसके बाद हम बात करें 1507 ईस्वी में इसने पातशाह की उपाधि धारण करी थी। दोस्तों 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया और 1512 ईस्वी में इसे खो बैठा। मध्य एशिया में असफलता के बाद में भारत की ओर बढ़ा, यानी कि एशिया की बात कर रहे हैं हम, एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर जो काबुल है, गजनी है, समरकंद है, इन जगहों पर दोस्तों इसको बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद ये भारत की ओर आ बढ़ा दोस्तों। और भारत में दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों बाबर के भारतीय अभियानों की अगर हम बात करें तो 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को दोस्तों क्या कर लिया था, दोस्तों बाबर ने जीत लिया था। 1519 में दोस्तों पेशावर को जीता और 1520 में बाजौर
और भेरा पंजाब के सियालकोट, जो कि दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा इन सभी पर दोस्तों इसने बाबर ने क्या कर लिया था, 1520 तक अधिकार कर लिया था। 1524 में इसने दोस्तों लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया था। दोस्तों लाहौर वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। इन सभी स्थानों को दोस्तों और पंजाब के अंदर जो क्षेत्र आता था उसको दोस्तों इसने क्या कर लिया था, बाबर ने जीत लिया था 1524 तक आते आते। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए दोस्तों बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की हम बात करें दोस्तों जिसमें बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था दोस्तों, पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान। इन्होंने दोस्तों बाबर को क्या भेजा, न्योता भेजा था यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ और अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ। इसके बाद में दोस्तों हुआ खानवा का युद्ध और ये हुआ था दोस्तों 1527 के अंदर। इसके बाद में हुआ चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ और घाघरा का युद्ध दोस्तों ये भी 1529 के अंदर हुआ था। दोस्तों